साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर में। हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमने अब तक क्या पढ़ लिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था गोलमेज सम्मेलन का, यानी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था वो हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि अब तक अब एक जो पार्ट है वो अपने अंतिम चरणों में है। तो हमने स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि सबसे पहले पलासी का युद्ध था, फिर उसके बाद से बक्सर का था, चार्टर अधिनियम आया, गांधी जी का आगमन हुआ, तमाम आंदोलन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ऐसे तमाम आंदोलनों के बाद सविनय अवज्ञा, उसके बाद से जब हम गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी इरविन समझौता और उसके बाद अम्बेडकर जी से समझौता जो पूना पैक्ट हुआ था, लास्ट टॉपिक वही था। अब इसके बाद की जो कहानी है वो चलता है 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो इस समय भारत के लोग मतलब अब क्या कर रहे थे, जो क्रांतिकारी राजनेता थे वो लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, यानी सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने में लगे हुए थे। सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक मतलब क्या होता है, सभी के लिए, यानी पूरे समूह में सब लोग क्या करें, अपनेपन का भाव रखें। अपनेपन का भाव का मतलब होता है कि ये राष्ट्र हमारा एक है, धर्म, जाति, मजहब, इन सब को सर्वोपरि किसको रखना है, इंसानियत को। यानी हमारे नजरों में सबसे सर्वोच्च कौन होगा, हमारा राष्ट्र होगा। राष्ट्र के प्रति हम क्या रखेंगे, अपनापन रखेंगे, सामूहिक अपनापन। यह नहीं कि जैसे व्यक्तिगत हम अपनी क्या करें, अपने स्वार्थ, निज स्वार्थ के लिए काम करें, नहीं, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने का प्रयास किया गया था। जैसे कि देखो, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए या तो तिरंगे या कोई सिंबल तो बनाना ही पड़ता है। जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे कुछ लिखे ही ना, तो कैसे समझ में आएगा। तो जब आंदोलन को और तीव्र गति करने की, सामूहिक एकता को और बांधने के लिए लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए थे। जैसा कि 1870 के दशक में लिख दिया गया था वंदे मातरम, जिसको कि राष्ट्रीय गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बाद में उसको अपने आनंद मठ पुस्तक में भी सम्मिलित कर लिया था। उसी प्रकार से तिरंगे बनाए गए थे, जो झंडा बनाया गया था हमारा। उस समय जो था बंगाल विभाजन था, तो 8 प्रांत अलग अलग बटे हुए थे। तो 8 तरह के मतलब 3 कलर उसमें थे, हरा था, पीला था और लाल था, और 8 कमल के फूल थे। यानी कि 8 प्रांतों को दर्शाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए उसमें एक चंद्र का भी निशान बनाया हुआ गया था। क्यों ये किया गया था, ताकि कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखे। क्योंकि राष्ट्र को यदि आजाद कराना है, राष्ट्र को यदि सफल बनाना है, तो राष्ट्र के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सामूहिक रूप से एक होना पड़ेगा। यह नहीं कि हम फलाने जाति के हैं तो हम क्या, हम ऐसे सवा से वो नहीं है। यानी भारत में सबसे बड़ी विडंबना रही है और आज भी है, पहले तो था ही, आज भी वर्तमान समय में भी है। लोग जातियों में बटे हुए हैं, लोग धर्मों में बटे हुए हैं, मजहबों में बटे हुए हैं। इन्हीं को सामूहिक अपनेपन करने में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी थे वो लोग लगे हुए थे। किसी न किसी प्रकार से इनके मन में यह भावना उत्पन्न कराई जाए कि हम सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं, वी आर फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन। यानी हमारे अंदर कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो यही सामूहिक अपनेपन की भावना होती है। और कभी भी यदि अंग्रेज यहाँ जब आए थे, हम अंग्रेजों को तभी भी बाहर कर सकते थे यदि हमारे अंदर क्या रहा होता, सामूहिक अपनेपन की भावना रही होती। लेकिन लोग क्या थे, अलग अलग मजहबों में बटे हुए थे। राज रजवाड़े जो थे, अलग अलग प्रांत के राजा थे, वो अपने अपने वर्चस्व को कायम करने में लगे हुए थे। यहाँ से जो भी आंदोलनकारी थे उन लोगों ने, अब सभी लोगों को, उनको लगा कि सब लोग जब तक सामूहिक रूप से एक नहीं होंगे, अंग्रेजों को भगाना संभव नहीं है। तो तमाम प्रकार के, अब एक चित्र भी बनाया गया भारत माता का, क्योंकि माँ सर्वोपरि होती है। अब भारत माता का जब चित्र बनाया गया, एक तस्वीरें बनाई गई, तो उसके माध्यम से लोगों के अंदर और जुनून पैदा किया गया कि हम किसकी संतानें हैं, उस भारत माता की संतानें हैं। यदि भारत माता के ऊपर कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम उसकी आंखें भी निकालने की क्षमता रखते हैं। यह लोगों में भावनाएं जागृत करने के लिए सामूहिक अपनेपन को आंदोलनकारियों ने सभी को एकत्रित किया। जरूरी भी था यह,
ताकि आगे से जब भी कोई आंदोलन हो उसमें सभी लोग क्या करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देश हमारा तभी आजाद हो गया होता यदि सभी लोग तभी मिलकर के अंग्रेजों का सामना किए होते, लेकिन नहीं, भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद की। वो अपना देख रहे थे, हमारा क्या है, परिवार चल रहा है, हमको इनकम हो रहा है, वो जो मर रहे हैं उनको मरने दो। यदि सभी लोग भगत सिंह बने होते, सभी लोग आजाद बने होते, सभी लोग सुखदेव बने होते, सभी लोग खुदीराम बोस बने होते, सुभाष चंद्र बोस बने होते, महात्मा गांधी बने होते, तो हमारा देश आज 1947 में आजाद नहीं होता, बल्कि अंग्रेजों को तभी हम लात मार करके बाहर कर सकते थे। ये जुनून तब हमारे अंदर नहीं था। इस जुनून को पैदा करने के लिए इन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने सबको एकत्र करने का प्रयास किया। राष्ट्रगान के माध्यम से, देश गीत के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से लोगों के अंदर जुनून पैदा किया। क्योंकि किसी भी आंदोलन को करने के लिए कुछ न कुछ स्लोगन, नारे या कोई न कोई सिंबॉलिक चीजें होनी जरूरी होती है, ताकि उससे लोगों को आत्मबल पैदा हो। देखते हो कभी लोग धरना देते हैं तो क्या लेकर के रहते हैं हाथों में, जो भी उनकी मांगे रहती है, जो भी सरकार हो या जो भी अपोजिशन उनके खिलाफ नारेबाजी के लिए स्लोगन तैयार होता है। कुछ इसी प्रकार का काम किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था लोगों को। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, 1939-45 में विश्व युद्ध चलता है, और उस समय ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का भी प्रेशर था। भारत उस समय अपनी आजादी की मांग कर रहा था और ब्रिटेन के ऊपर कब्जा धीरे धीरे करते जा रहे थे जापान वाले भी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग भारत में आए, मतलब अमेरिका ने कहा या ब्रिटेन वाले की जब स्थिति खराब थी तो वो लोग भारत से सहयोग लेने आए। किस लिए सहयोग? ताकि भारत के लोग किसमें शामिल हो जाएं, द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था, जिसका वो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन, व्यक्ति का नाम था स्टेनो क्रिप्स। ये कब आया? मार्च 1942। इसलिए भेजा गया ताकि भारतीय का क्या करें, जा करके ब्रिटेन की तरफ से करें क्या, लड़ाई। क्रिप्स को भारत भेजा गया। उस समय वहां का प्रधानमंत्री था कौन? विंस्टन चर्चिल। वही चर्चिल इसने महात्मा गांधी को क्या कहा था, और दनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब शामिल हुए थे तभी कहा था। वही क्या किया, क्रिप्स मिशन भारत में भेजा 1942 में। क्रिप्स आए, इन्होंने कहा, भारत के सामने रखा कि आप 1900 जो युद्ध चल रहा है उसमें आप शामिल होइए, बाद में हम आपकी क्या करेंगे, आपको हम स्वदेशी जो आपकी मांग है, स्वराज की मांग है, उसको हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्रिप्स का विरोध किया गया, लोग तैयार नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेज हम लोगों के साथ कई बार इस तरह का छल कपट कर चुके थे। वो कभी पहले विश्व युद्ध में भी बोले थे, वैसे इन लोगों को भरोसा नहीं इन पे हुआ, तो क्रिप्स को बता दिया गया कि नहीं, हम किसी भी प्रकार का क्या करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो क्रिप्स मिशन को खाली हाथ लौटना पड़ दिया, जिसमें ऐलान किया जाता है किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी मूड बनाते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें दो धड़ों में लोग बटे हुए थे। जैसे कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के नेहरू और जो भी थे, इन लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को करना नहीं चाहते थे। वो लोग कहे कि गांधी जी फिर करेंगे, फिर पता चलेगा अंग्रेज बड़ी हथी आएंगे। तो इसके डर के मारे जो भी कारण था कि क्या किए, सहयोग मतलब देने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी बड़ी चालाक आदमी थे, इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को आंतरिक रूप से तैयार किया, और जो अधिवेशन चल रहा था उसमें क्या किया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें इन्होंने इसका ऐलान कर दिया। कब? 8 अगस्त 1942। सोचो कितने चालाक। कौन इनका विरोध कर रहा था? नेहरू जी। पक्ष में नेहरू जी नहीं थे, और क्या किए, वहीं से इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा उसकी रूपरेखा कौन तैयार करेगा? नेहरू। अब नेहरू का माता शंकर, एक तो बेचारे विरोध, इन्हीं को क्या बना दिए, अगुआ बना दिए इसका। इसीलिए कहा जाता है गुजराती बड़े चालाक होते हैं।
वो लोग टकले आदमी को भी कंघी बेच सकते हैं, कह देंगे कि बाल झाड़ने से कंघी से बाल आ जाएंगे। तो गांधी जी उठते कहते ना, ये गुजराती बहुत दिमागदार लोग होते हैं, बिजनेस जो भी होता है उनका पैसे से पैसे को कैसे बनाया जाता है वो थे। तो गांधीओ कम होशियार नहीं थे, कहे नेहरू देखते हैं हम भी कैसे तुम नहीं मानते। तो क्या नेहरू को क्या कर दिए, उसकी पूरी रूपरेखा की जिम्मेदारी दे दी और ऐलान कर दिए कि भारत अब क्या करेगा, भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी इसी को कहा गया डू और डाई, डू और डाई, यानी करो या मरो, ये लास्ट नारा था। यानी अब अंग्रेजों को किसी भी हाल में भारत को छोड़ना था। और उस समय प्रेशर भी था, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत खस्ता थी, तो ब्रिटेन वालों ने क्या, ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो। तो जो उस समय यहाँ वायसराय था, उसका नाम शायद नहीं आ रहा है, कुछ था, उसने क्या किया, वो कहा कि ठीक है हम यहाँ संभालते हैं। उसने क्या किया, सबसे पहले जो इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, यह जो लोग तीनों लोग इकट्ठा होने वाले थे, कहाँ मैदान था ग्वालियर का, क्रांत मैदान करके ऐसे था, वहाँ लोग इकट्ठा होने वाले थे, किसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। और उससे पहले रातों रात 9 अगस्त को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके अलावा महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में बंद कर दिया जाता है और आंदोलनकारी तब तक सुबह में बैनर पोस्टर लेके पहुंचते हैं, देख रहे हैं आपको ये नहीं है। अब उनको लगता है कि मतलब मेन जो नेता है वही गायब है और हमको आगे करके पुलिस का मार खिलवाने के लिए आ गए, यानी लोगों के मन में दूसरी भावनाएं जागृत होने लगी। तभी पता चला कुछ लोगों को कि नहीं, ये अंग्रेजों की क्या है, चाल है। वहीं से एक प्रसारण करवाया गया था, तब बताया गया कि ये अंग्रेजों की चाल है, महात्मा गांधी को कैद में रखा गया है और बाकी जो भी राजनेता बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लेने वाले उनको भी कैद में छिपा करके रखा गया है। अब भारत के लोगों में इसका असर देखने को मिला, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा और सभी लोगों ने एक रट लगा लिया, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो किसी भी हालत में। उसको लेकर के क्या हुआ, जगह जगह पे आंदोलनकारी उग्र भी होते गए। गांधी जी कैसे थे, अहिंसात्मक थे, लेकिन गांधी जी का पता नहीं था क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था जेल में। और यहाँ पे लोग, भारत के लोग इसमें क्या करते गए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते गए। ये जो असेंबली थी उनको घेर लिया, जहाँ पे मतलब सचिवालय कहा जा सकता है, सचिवालय का घेराव करके कुछ विद्यार्थी जो थे उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर से अंग्रेजों का झंडा हटा करके भारतीय झंडा भी लगा दिया। उस समय उन पे गोलियां भी चलवा दी गई, कुछ लोग शहीद भी उसमें हो गए। और इधर महात्मा गांधी जेल में ही थे, तो कोई बहुत बड़ा इसको नेतृत्व करता नहीं मिला भारत छोड़ो आंदोलन को। लीडर होना जरूरी है ना, अब लीडर ही न रहे तो कौन उसके, जैसे बहुत बड़ा आइकन होता है लीडर, उसके पीछे लोग चलते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं था क्योंकि इन लोगों ने गिरफ्तार ही कर लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय थे जो बैकग्राउंड के तौर पे भूमिगत होकर के, मतलब अंडरग्राउंड तरीके से इस आंदोलन को समर्थन प्रदान कर रहे थे, लोगों को उत्साहित कर रहे थे। अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो पक्ष में थे ही नहीं, अंग्रेज बिल्कुल नहीं थे। देखो कब अंग्रेज सिंपल कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में वैसे ही परेशान है, तो कहाँ से वो भारत की सुनेंगे, तो नहीं सुन रहे थे। और गांधी जी इसी समय क्या कर लिए, जेल में एक भूख हड़ताल कर ली। किससे सीखे थे भूख हड़ताल, रास्किन से। तो जेल में बैठ गए गांधी जी आंदोलन, तो मतलब वहीं वाले जेल में जो आगा खां पैलेस में बंद थे। अब उनको लगा कि कई बार बैठे हैं भूख हड़ताल पे तो ऐसे ही सब गबल जाते हैं, इस बार वो भूख हड़ताल में बैठ गए। अब पता चला 10 दिन में कोई कुछ भी नहीं किया, तो सब चाह ही रहते मार दें इस बार अंग्रेज को। तो यो आए पूछे कि क्या हुआ, तो लोग कहे कि वो लकड़ी उकड़ी का काम चल रहा था, पूछे क्या हो रहा है, तो सब कह रहे हैं अर्थी तैयार हो रहा है। किसके लिए, तो कह रहा है आप ही के लिए तो हो रहा है। तो यो अपना है भूख हड़ताल छोड़ करके अपना दबा करके खाना वाना खाएं, कहें कि लग रहा है अभी सब सुनेंगे नहीं। गांधी जी की वहाँ नहीं सुनी गई, जेल में काफी दिनों तक बंद रहे। और कोई इसमें बड़ा जो भी था नेता न रहने के कारण यह आंदोलन बाद में असफल हुआ। लेकिन असफल होने के बाद भी एक बहुत बड़ा मैसेज अंग्रेजों को दे गया कि पूरी भारत की जनता क्या है, जाग चुकी है।
सबसे बड़ी जागने का दिन है कि नारी शक्ति इसमें जाग चुकी थी। महिलाएं भारत की, जिसको पकड़ ले उसको समझ लो बात ही क्या है। नारी शक्ति में बहुत ताकत होती है और वो नारी शक्ति निकल करके आ चुकी थी। अब उनको क्या कुछ भी समझाओ, कुछ नहीं, भारत छोड़ो, अंग्रेज समझे या न समझे, लेकिन भारत छोड़ो, नहीं कुछ पता तो क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, जो भी उनको आ रहा था सब। अब महिलाएं जहाँ खड़ी हो जाएंगी वहाँ उनका डंका तो बचना ही निश्चित है। तो वो महिलाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाएं इस आंदोलन में भाग ली थी। मुंबई की सड़कों पर इन्होंने क्या कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया। और उस समय महिलाओं के ऊपर गोलियां ब्रिटेन वाले भी नहीं चला सकते थे, क्योंकि मीडिया जागृत हो चुकी थी, देश की सारी एजेंसियों की नजर रहती थी। तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी और इस आंदोलन को एक तरह से प्रबल रूप देने का काम किया था। लेकिन कोई बड़ा नेतृत्वकर्ता न होने के कारण बाद में यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कहीं न कहीं असफल रहा। फिर भी अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाने के लिए आंदोलन बहुत बड़ा था। क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों को समझा करके इस द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें सेना या मदद करने का सहयोग के लिए वो लोग आए थे। क्रिप्स नामक व्यक्ति आया था, लेकिन लोगों ने, जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया? समर्थन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में भारतीयों को पता हो चुका था, भारतीय जाग चुके थे कि इनके किसी भी बहलावे फुसलावे में नहीं आना है, क्योंकि इनके वादे फरामोशी का काम करते हैं। समय निकलवाने के बाद अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वही इनका भी हाल था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की दिन थी 8 अगस्त 1942। इसमें ऐलान किया गया था, स्टार्ट हुआ, चला भी 1945 तक भी चला, ये भी कुछ समय तक चला था, लेकिन बाद में क्या हुआ, असफल हो गया। तो यहीं तक हम लोग का एक अच्छा 10 का जो सामाजिक विज्ञान था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय से। उदय कैसे हुआ था हमने देखा था। जो पुर्तगाली थे, बिजनेस करने आए थे, आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, डच आए, फ्रेंच आए, मुनाफा जब ज्यादा कमाने लगे, पूरे यूरोप में क्या हो गया, एक तरह से फैल गया कि भारत में कौन सा खजाना है। तो ब्रिटेन वाले भी यहाँ आने के पक्ष में थे, वो भी लोग आए, एलिजाबेथ से हस्ताक्षर करवाएं और 1600 में भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख देते हैं। और धीरे धीरे वो भारत के जो भी प्रमुख कंपनियां थी, जैसे डच वालों की, उन पे दबाव अपना डालना स्टार्ट करते हैं और भारत को मतलब एक तरह से अपने अधीन करते जाते रहते हैं और धीरे धीरे भारत को गुलाम भी कर लेते हैं। और तमाम गुलाम करने के बाद इसमें गांधी जी का आगमन भी होता है। तमाम आंदोलन को हम देखते हैं और उस ऐसे नौनिहालों को भी देखते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल की उम्र में न जाने कितने असंख्य ऐसे हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और आज़ादी या 2 दिनों 4 दिनों की मेहनत की नतीजा नहीं है, वो 1857 की क्रांति के बाद भारत में आए तमाम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खूनों के द्वारा सिंचित होने के बाद हमको यह आज़ादी मिली है। ये केवल एक के प्रयास से आज़ादी नहीं है, तमाम ऐसे न जाने कितने माँ के नौनिहालों ने, कितने बहनों के भाइयों ने, न जाने कितने विद्यार्थियों ने, कितने आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस देश के लिए। क्योंकि देश हमारा क्या है, सर्वोपरि है। हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देखो इतिहास होता क्या है, इतिहास जब लिख जाता है तो इतिहास मिटाया नहीं जाता है। मरने के लिए लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन कौन पूछता है कौन मरा कौन नहीं मरा। लेकिन ये मरे हुए लोगों को हम आज भी शहादत के रूप में, शहीदों के रूप में उनको नमन और वंदन करते हैं। तो व्यक्ति को तो मरना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसा सेवा भाव दे करके जाएं, ताकि आने वाली हमारी जो हजारों साल पीढ़ियां हैं वो भी उनके बारे में स्मरण करे, अध्ययन करे, पढ़े और उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जागृत हों। क्यों हम मनाते हैं इन उत्सवों को, क्यों हम याद करते हैं शहादत दिवस को? ताकि लोगों के जो अंदर की भावना है अपने देश के प्रति वो जागृत रहे। वो ये इसमें न बटे रहे कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम इस जाति के, हम उस जाति के, हम अगड़े, हम पिछड़े। नहीं, सभी भेदभाव को समाप्त करके हम एक है क्या, भारतीय। और जिस दिन हमारे अंदर यह संकल्प की भावनाएं आ जाएंगी, उस दिन हमारा देश जो होगा वो बाकी देशों से आगे जाएगा, ऊंचाइयों पर जाएगा, बुलंदियों पर जाएगा और हम बाकी देशों को क्या करेंगे, पीछे कर सकते हैं।
क्योंकि भारत वो ताकतवर देश है, एक जमाना हुआ करता था विश्व गुरु था, न जाने कितनी आक्रांताओं ने भारत को लूटने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का काम किया, भेदभाव, लूट मतलब फूट डालो लूट करो की नीति अपनाई। और आज भी हमें दुख होता है कि हम लोग आज भी जातिवादियों में ही बटे हुए हैं, अपनी अपनी जात को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अरे हमारी जाति तब रहेगी जब हमारा देश रहेगा, हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम जातियां लेकर के क्या करेंगे? इंसानियत ही नहीं रहेगी तो जाति का क्या फायदा? तो राष्ट्र को अगर सशक्त करना है, समृद्ध करना है, चमकाना है, अगर अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसा उससे भी आगे ले जाना है, तो देश के लोगों को क्या होना चाहिए? राष्ट्रभक्त होना चाहिए, उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। ये ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इन सब को, अमीरी गरीबी के बंधन को तोड़ करके एक होने की जरूरत है, तब हमारा देश आजाद होगा। आजाद कराने के पीछे की जो कहानी हमने पढ़ा, उस कहानी को हम आजीवन स्मरण करते रहेंगे और ऋणी हम उनके आजीवन रहेंगे जो हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। तमाम ऐसे आंदोलनकारियों को हम सतत बारंबार क्या करते हैं? विनती करते हैं, वंदन करते हैं कि वो ऐसे नौनिहाल थे जिन्होंने सर को कटाना मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत और गुलामी करना मंजूर नहीं था उन्हें। भगत सिंह आजाद क्या थे? आजादी के मतवाले थे, आजादी इनका मकसद था, परिवार इनके भी थे, अच्छे घरों में कुछ ऐसे भी लोग थे, पैदा भी हुए थे, गांधी भी हुए थे, नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, लेकिन मकसद कहीं न कहीं सबका था अपना देश को आजाद कराने का। तो हम भी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से आगे की जो भी चीजें हैं, वो भारत का संविधान, देखो ब्रिटेन वाले भारत को किस नजरिए से देखते थे? भारत के लोगों को आदिमानव टाइप के मानते थे, असभ्य मानते थे। चर्चिल तो यहाँ तक भी कहा था कि 200 सालों तक तो इनके अंदर कोई सभ्यता ही नहीं आएगी, ये अपना संविधान ही नहीं बना सकते हैं, ये संविधान का ये देश नहीं है, असभ्य देश है, ये अपना देश खुद नहीं चला सकता है, अपने देश को यहाँ के लोग नहीं चला सकते हैं। इस तरह की भावनाएं थी, इसीलिए गांधी जी ने चर्चिल का वो जो क्रिप्स मिशन भेजा गया था उसका विरोध किया। जब हमको अर्धनग्न फकीर कह रहे हो, भारत के लोगों को असभ्य कह रहे हो, तो फिर किस बात का सहयोग? इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, करो या मरो, यह अंतिम आंदोलन